हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQS को देखेंगे। यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब को आज हम बेहद सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। यहां से आपके 5 से लेकर के 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भाई आपके 1 नंबर वाले में क्वेश्चन होता ही है, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर वाले में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सारे के सारे चैप्टर के पूरे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं सब निपटा के मानेंगे आज, ठीक है ना। तो भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। क्योंकि जो आपके MCQS होते हैं भैया वो इसी तरह, इनको निश्चित उत्तरी प्रश्न कहा जाता है या अति लघु उत्तरी प्रश्न कहा जाता है। इनमें ज्यादा कुछ लिखना होता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि फिक्स होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। तो 2 आभासी फलों के नाम लिख देना है। तो आभासी फल की बात कर लें भैया। आभासी फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनमें फल का जो निर्माण है वो अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भाग उसमें शामिल होते हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख होता है पुष्पासन, ठीक। तो आभासी फल में जैसे भैया आपका क्या हो जाएगा? पहला हो गया सेब, दूसरा हो गया आपका नाशपाती, और तीसरा हो गया भैया स्ट्रॉबेरी। ये सब के सब भैया आभासी फल है। तो हमने 3 लिख दिया है, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? तो ये आभासी फल, या इन्हीं को मिथ्या फल बोले या फिर इन्हीं को झूठा फल कहे, सब कुछ वही होता है। दूसरा क्वेश्चन है बबुआ कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो भैया जलीय परागण करने वाले पौधों के नाम में सबसे पहला भैया जैसे लिख दे रहे हैं कि हाइड्रिला, हाइड्रा जैसे हाइड्रिला इसको बोलते हैं। और दूसरा है भैया बेलिसनेरिया। क्या है भैया? बेलिसनेरिया। तो ये 2 प्रमुख हैं, ठीक है भैया, हाइड्रिला और बेलिसनेरिया। जल और बाकी जैसे भाई होता है ना कि जलकुंभी में जो एक होता है कमल की तरह, उनमें भी होता है, ठीक है। तो यहां पर ये 2 याद रखना बहुत है। अगला है कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। ये बच्चों आपके 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था और 2024 में भी आया था। तो पुष्प में जो दल होता है उसका कार्य क्या होता है? तो भैया पुष्प में दल का जो कार्य होता है, दल का कार्य कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। ये क्या होता है? कार्य। क्योंकि जितना रंग बिरंगा भाई जो दलपुंज वगैरह होता है, पुष्प में पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो उतना ही ज्यादा कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनमें सुगंध भी होता है और रंग बिरंगे होने के कारण वो कीटों को अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट भैया कि कीट द्वारा परागित 2 पौधों के नाम लिखिए। यानी ऐसे पौधे का नाम लिखो जिनमें कीट के द्वारा परागण होता है। तो भैया कीट द्वारा परागण पौधे में जैसे पहला है साल्विया। ये बहुविकल्पी में ही पूछा जाता है, बहुविकल्पी में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, इसीलिए हमने बोला ना कि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो भैया साल्विया हो गया, दूसरा गूलर हो गया, जैसे एक और लिख दे रहे हैं भैया अंजीर हो गया, अंजीर हो गया, वही गूलर तो है भैया, मतलब 2 ही लिखिए, ठीक है। ये इनमें क्या होता है? तो ये मतलब हालांकि गूलर की एक प्रजाति, अंजीर थोड़ा उससे हट के होता है, सेम वैसे ही होता है पौधा, मतलब ऐसे फल भी सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग प्रजाति होती है, ठीक। उसको भी आप लिख सकते थे अलग से। नेक्स्ट भैया कि टेपिटम के 2 कार्य लिखिए। टेपिटम क्या है? परागकोश की सबसे भीतरी भित्ति होती है, भीतरी लेयर होता है। तो इसके 2 कार्य लिखना है। पहला है भैया कि इसमें क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है, स्पोरोपोलेनिन।
का निर्माण। और ये क्या करता है, पराग कणों को सुरक्षित रखता है, भाई बताए हैं। और उसके बाद दूसरा भैया, ये हार्मोन्स का स्राव भी करता है, हार्मोन्स का स्राव। और भी लिख सकते थे कि पराग कणों का ये पोषण भी करता है भैया। एक और लिख दे रहे हैं कि पराग कणों का, पराग कणों का पोषण। ठीक है बच्चों, तो ये कार्य हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वृषण के दो कार्य लिखिए। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा भैया। वृषण के दो कार्य लिख देना है। तो भैया सबसे पहला देखिए, दो कार्य पूछ लिया तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो जनरली ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। तो कभी कभार आधा आधा नंबर बांट ही देता है, ठीक है, इस तरह से। वृषण के दो कार्य, सबसे पहले भैया यहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है भैया। उसके अलावा दूसरा बात कर लें तो इसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव। तो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का क्या होता है भैया? स्राव होता है। ये क्या हो गए? 2 इसके कार्य हो गए, ठीक। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव और शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा है भैया अंडाशय के 2 कार्य। तो बच्चों अंडाशय के 2 कार्य, सबसे पहले भैया जिस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, तो इसमें अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण। और दूसरा है भैया इसमें होता है एक क्या कहते हैं, प्रोजे स्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ये हार्मोन्स 2 हैं, तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 2 के दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन कि लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। देखिए जो इसमें हमने देखा, तो भैया ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इनमें यही हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा भैया? तो इसमें बात कर लें तो लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन से ही स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन कि आवर्त चक्र को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। अभी इसमें कार्य में लिख दिया ना बबुआ, तो ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया हार्मोन्स कौन है। पहला तो अभी बता दिया ना कि प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। और उसके बाद दूसरा भैया एस्ट्रोजन होता है। क्या चीज मतलब दूसरा? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स। बाकी उसको नियमन मतलब उसका नियंत्रण करने वाले जो होते हैं वो LH होता है, FSH भी उसमें सहभागिता निभाता है, ठीक है। अगला है कि वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। जो वृषण की सार्टोली कोशिकाएं होती हैं एपिडिडिमिस में, तो उनका क्या कार्य होता है? तो इनका कार्य होता है भैया शुक्राणुओं का पोषण, शुक्राणुओं का पोषण करना, का पोषण करना। शुक्राणुओं को क्या है भैया? ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसी में शुक्राणु क्या है? परिपक्व होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है। यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो ये होती है कहां पे? FT में, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में, याद रखना। तो भैया जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कहां पर कंप्लीट होता है?
तो ये होता है फैलोपियन नलिका में। चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि एमटीपी तथा आईयूडी का पूरा नाम। देखिए फुल फॉर्म तो हमने ऑलरेडी एक अलग से बताया ही है एक वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको हम याद दिला दें कि ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया एमटीपी और आईयूडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एमटीपी और उसके बाद आईयूडी। ठीक, एमटीपी क्या होता है? तो भैया ये क्या होता है? चिकित्सीय सागर्भता समापन हिंदी में बोलते हैं, बाकी वैसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईयूडी क्या होता है भैया? तो ये होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये होता है आईयूडी का फुल फॉर्म। तो दोनों के फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चयन किया था और किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो भैया अगर हम बात कर लें तो मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया था। मटर के 7 लक्षणों का चयन किया था, जिनमें भैया एक लक्षण जैसे ले लेते हैं भाई बीज का आकार। बीज के आकार की बात कर लें तो बीज के आकार में इन्होंने बताया एक भैया गोल और झुर्रीदार। ठीक है, सिकुड़ा जिसको बोलते हैं, झुर्रीदार। और एक और जैसे लक्षण अगर हम देख लें भैया तो ये तो जैसे बीज का आकार हो गया। अब बीज का रंग यही जैसे ले लेते हैं, बीज का रंग है, फली का रंग है, पौधों की लंबाई है, इस तरह से 7 लक्षण बताए थे इन्होंने। तो भैया बीज के रंग में जैसे बात कर लें पीला व हरा, भाई एक पीला बीज भी होता है मटर का और हरा भी होता है। ठीक है, तो हमने 2 लक्षण देख लिए। आप और भी लिख सकते थे जैसे पौधे की लंबाई तो भैया लंबा बौना, फली का रंग तो हरा पीला, फली इस तरह से, और फली का आकार तो उसमें भी क्या है एक जो होता है मतलब फूली हुई और एक मतलब चपटी हुई। तो इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे, और उसके बाद पुष्प का रंग होता है मतलब पुष्प का आकार। तो इस तरह से 7 लक्षण इन्होंने दिए थे। ठीक, चलिए तो ये वाला तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे बच्चों, क्योंकि काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य के अंतर्गत जो लिंग संलग्न रोग हैं भैया 1 शॉट में छोड़िए, हमने तो 2 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में हर एक क्वेश्चन को बताया है। एक्स संलग्न रोग याद आया कुछ, जिसमें हेमोफीलिया, वर्णांधता। तो 2 लिंग संलग्न के नाम लिखना था भैया, तो लिख दिया आपने हीमोफीलिया, हीमोफीलिया हो गया आपका, और उसके बाद दूसरा हो गया भैया वर्णांधता, वर्णांधता कलर ब्लाइंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में कह रहा है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो और भी लाजवाब क्वेश्चन है भैया। देखिए अगर हम बात कर लें तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है भैया? तो इसमें 47 हो जाती है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 2n+1, बस यही लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, यानी और वो भी कभी कभार ये पूछता है कि 21वीं जोड़ी विकार में भाई क्या अनियमितता होती है। तो डाउन सिंड्रोम में बच्चों 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों और दूसरा क्या है, कह रहा है कि भैया टर्नर सिंड्रोम में, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है बबुआ? तो टर्नर सिंड्रोम की बात कर लें तो इसमें भैया
45, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसको एकल सूत्रता बोलते हैं और इसको एकाधि सूत्रता, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 2n-1 हो जाती है। और उसके अलावा एक और होता है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं, उसको क्यों फिर भाई छोड़ें, क्लाइनफेल्टर होता है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लें, ऊपर बता दे रहे हैं इसको, इसमें भी भैया गुणसूत्र या तो भैया 47 हो जाएगा या 48 हो जाएगा, और उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो भी x में, ठीक है, x में। जैसे भाई अगर 44 है तो 44 प्लस x, जैसे किसी में xy है तो इसमें एक x एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, या x है तो एक और एक्स्ट्रा ट्रिपल x हो जाएगा, इस तरह से। तो भैया इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र जो बढ़ता है x गुणसूत्र। यही कारण है कि इस रोग से पीड़ित जो पुरुष होते हैं उनमें महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि स्तन का विकास हो जाता है, साथ ही साथ जो जनन अंग है वो अविकसित हो जाता है, यानी इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति नपुंसक कहले हो जाते हैं, ठीक है, और चेहरे पर या फिर त्वचा पर बाल नहीं आते हैं, तो एक प्रकार से भैया वो फीमेल की प्रजाति में ही आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए भैया अगला है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो भैया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम कह लें कि 23 जोड़ी कह सकते हैं, या फिर भैया 46 गुणसूत्र, ठीक है। भले ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, 22 में, 23 में, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो भैया दो टाइप के हैं ना, पहला है बच्चों एक्स गुणसूत्र और दूसरा है भैया XY गुणसूत्र। तो यही तो दो गुणसूत्र निर्धारित करते हैं भाई, जब 44 प्लस XX हो जाता है तो लड़की का जन्म, अब जब 44 प्लस XY हो जाता है तो लड़के का जन्म। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण करने वाले हार्मोन्स हैं यही तो हैं X और XY, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को तोड़ता है। तो भैया डीएनए अणु को तोड़ने का वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका नाम है भैया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, जिसको भैया आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची बोले तो मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, ठीक है भैया। अगला देखिए तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को जोड़ता है। अब तोड़ने वाले का तो देख लिया भैया, जोड़ने वाले का क्या नाम होता है? तो जो डीएनए खंड को जोड़ने का काम करता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। कौन सा भैया? तो लाइगेज होता है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं? तो भैया आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं? तो 64 प्रकूट। प्रकूट का मतलब भैया कोडोन, ठीक है, जिसको कोडोन कहा जाता है। वन शॉट में अच्छे से समझाए थे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा इतना प्रकूट, 64 प्रकूट या कोडोन। अगला क्वेश्चन भैया कि डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है ये आपको बताना है। तो डीएनए में भैया कौन सी शर्करा? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक। अब ये मत सोचना कि भैया ये क्वेश्चन तो बड़े सरल है। हाँ सरल है, क्योंकि भाई अब जब पढ़े हो तो सरल है, नहीं पढ़े होते तो कठिन लगता। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है भैया? तो इसमें राइबोज या राइबोस लिखा होता है इस तरह, ठीक है, सा लिखा होता है, राइबोज शर्करा या राइबो अकेले लिख देंगे
ठीक, तब भी कोई दिक्कत ना है, राइबो शर्करा। अगला है कि भैया डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन करने वाले भाई वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाटसन। क्या है भैया? कि वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने, तो भैया वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था भैया? डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रतिपादन किया था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 23 तक हो गया है ना। चलिए 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था? अब मिलर कौन मिलर भैया? डेविड मिलर? नहीं, स्टैनले मिलर। इन्होंने जब जैव विकास को बताया कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, तो इन्होंने एक लैब में वो चीज किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसमें भैया कौन सा था? सबसे पहला मेथेन। भाई मेथेन का यूज किया था। किस चीज का भैया? मेथेन, CH4। दूसरा अमोनिया, NH3। तीसरा लिया था भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया था, ठीक है, H2। और एक भाई जलवाष्प, क्योंकि उन्होंने जल को लिया एक फ्लास्क में, उसको गर्म किया, वाष्प बनाया, फिर उसको भी जाकर के उसी में जिसमें टंगस्टन डाला था उसी में प्रवाहित किया था। तो इनके एक्सपेरिमेंट में ये भी था जलवाष्प। तो ये इन इन गैसों का भी मिश्रण इन्होंने उपयोग में लाया। चलिए अगला क्वेश्चन है बबुआ कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो यहां पर भैया किसने दिया? तो यहां पर चार्ल्स डार्विन। डार्विन, क्योंकि डार्विन ने ही प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कि फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। फाइलेरिया जो है जिसको हाथी पांव कहते हैं, तो इसका भैया रोग का वाहक क्या है? तो फाइलेरिया रोग के वाहक का नाम क्या है, अर्थात किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये वाहक और उसके बाद कारक दोनों भाई आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत ना। तो वाहक कौन होता है? तो भैया इसमें होता है क्या कहते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, इसके द्वारा भैया फैलता है। बाकी इसका मतलब कारक क्या होता है, उसका नाम क्या है? तो है भैया वुचुरेरिया बैंक्रोफ्टी या बैंक्रोफटाई। बैंक्रोफटाई, कहीं कहीं बैंक्रोफटाई लिखा होता है, तो कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो भैया मलेरिया रोग का संचरण किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण भैया मलेरिया रोग का संचरण होता है। अगला है भैया कि टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? टाइफाइड, तो टाइफाइड भाई बुखार कह रहा है किस जीव से उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है भैया साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा। ठीक है,
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा है, यानी इस बैक्टीरिया के कारण ये भैया फैलता है। आगे है कि डेंगू बुखार का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो डेंगू बुखार का संचरण किस जीव के कारण होता है, तो ये भी मच्छर के कारण। कौन सा? मादा एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। तो मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। फाइलेरिया में मादा क्यूलक्स के द्वारा होता है। मलेरिया में मादा एनाफ्लिस के द्वारा होता है। तो सबको याद रखना बबुआ। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्या बोल रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था भैया? किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर या एलेक्जेंडर लिखा होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज ने होगा, मैं लिख रहे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किसने किया, मतलब किया था। अगर यहां पर चेचक के टीके का पूछ लेता तो एडवर्ड जेनर। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखना है। तो भैया एंटीबायोटिक औषधियों के नाम, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में अगर देखें तो पहला है भैया क्या चीज? पेनिसिलिन ही है। पेनिसिलिन हो गया, ये भी तो एक प्रतिजैविक ही है। दूसरा है भैया स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक। बाकी और भी लिखना चाहते थे तो नियोमाइसिन, रेमाइसिन और भी हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि बायोगैस के घटक के नाम लिखिए। तो भैया बायोगैस में प्रमुख घटक कौन सा है? तो है भैया मेथेन। मेथेन है, ठीक है। बाकी यहां पे इसमें एथिलीन वगैरह भी है, इसके बाद CO2 भी है, ठीक है। यहां पे आदि लिख दे रहे हैं। मतलब सबसे प्रमुख घटक याद रखना मेथेन, जो कि 70% तक होता है। बाकी अन्य 10-20% के करीब में ये होता है CO2। बाकी अन्य में बहुत सारी और गैसें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। कि नाइट्रोजन अस्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने वाले कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। तो उनमें है भैया एक तो है एनाबीना, एनाबीना है, और उसके बाद क्या है नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है। उसके बाद नॉस्टॉक है। भैया 3 लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, अगर याद गड़बड़ा जाए, ठीक, मैटर तो याद रहे कोई एक। नॉस्टॉक हो गया, ठीक है। राइजोबियम भी आ जाएगा इसी में, लिख दे रहे हैं राइजोबियम। तो बहुत सारे लिख दिए भाई, 2 पूछा था 4 लिख दिया हमने। आगे कह रहा है बच्चों कि डबल रोटी के फूलने के कारण क्या है। यानी जब डबल रोटी सेंकी जाती है तो भैया वो किस कारण से फूल जाती है। तो इसका कारण क्या है? फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया। तो इसके फूलने का कारण क्या है भैया? CO2 गैस। उसमें किण्वन के उपरांत होता क्या है कि भैया CO2 गैस बनती है, जिसके कारण क्या है रोटी फूल जाती है। अगला क्वेश्चन, एलिसा का पूरा नाम लिखिए और इसके द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है। तो भैया एलिसा का पूरा नाम लिखना है, इसके लिए यहां पर ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहां नीचे आएगा नहीं। तो इसका इस वाले का यहां लिख दे रहे हैं भैया। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम, क्या होता है भैया? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, उसके बाद एशे, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फुल फॉर्म वाले में तो वैसे भी बताए हैं इसको। और इसके द्वारा कह रहा है कि भैया किस रोग की पहचान
होती है तो ये होता है भैया एड्स की पहचान, एड्स, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की पहचान की जाती है। आई बात समझ में? तो ये हो एलिसा का फुल फॉर्म और इसके द्वारा किस रोग की पहचान होती है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि दो आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के नाम लिखिए, यानी जीएम कह रहा है, दो जीएम पौधों के नाम लिखिए। जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक, जीएम फसल होता है। तो आनुवांशिक रूपांतरित फसल के नाम लिख देना है। तो भैया आनुवांशिक रूपांतरित फसल क्या है? एक तो जैसे हम गोल्डन राइस भी लिख सकते हैं, गोल्डन राइस हो गया, सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं भैया, ठीक है, गोल्डन राइस। आपका दूसरा हो गया भैया क्या चीज? बीटी कपास, बीटी कपास हो गया। इसी तरह से भैया बीटी मक्का भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बीटी, ये चौथा होगा, ठीक, ये तीसरा है और ये चौथा। इसी तरह से बीटी बैंगन, बहुत हैं भैया इस तरह, बीटी टमाटर भी आ जाता है। तो याद रखना ये सब आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं। बीटी यानी बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा तैयार होता है, ठीक। अब दो पारजीनी जंतुओं के नाम लिख देना है। तो दो पारजीनी, अब पारजीनी जंतु होते क्या हैं? तो भैया ऐसे जीव जिसमें जिसके जीन में हेर फेर करके कोई एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, तो इससे तैयार जो नस्ल होती है जीवों की वो पारजीनी जीव या ट्रांसजेनिक जीव, यही तो कहते हैं ना, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। जैसे पहले में भैया इसमें एक कागा गाय, कागा गाय, उसके बाद दूसरा मीरा बकरी, ठीक है। जैसे एक और लिख दे रहे हैं डॉली भेड़। तो ये सब के सब क्या हैं? तो ये पारजीनी जंतु हैं, ठीक। तीन हमने लिख दिया है ताकि एक अगर भूल भी जाओ तो याद रहे। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता या फिर अधिकता होती है? तो अगर हम गोल्डन राइस या सुनहरे चावल की बात कर लें भैया, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि विटामिन ए को ध्यान में रखते हुए ही ये तैयार किया गया है। अगर यहीं पर क्वेश्चन कर लेता भैया कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अगर इसमें प्रोटीन की वही पूछ लेता, तो यहां पर बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन ये भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीएमओ और पीसीआर का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने लिख लिया। बाकी तो हमने बताया ना कि भैया भाई इसको अलग से तो हम वीडियो लाए ही हैं, वन मतलब फुल फॉर्म वाला। तो जीएमओ क्या होता है? तो ये होता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव हिंदी में, बाकी कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होता है क्या चीज? जीएमओ, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद भैया पीसीआर बोल रहा है। पीसीआर क्या होता है? तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, ये पीसीआर का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? यानी मनुष्य को कह रहा है भैया किस श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है? तो मनुष्य को किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखा गया है? तो भैया ये क्या है? ये है सर्वाहारी, है कि नहीं भैया? क्योंकि मनुष्य अब ऐसा थोड़ी है केवल साग सब्जी खाता है,
या फिर ऐसा थोड़ी है केवल मांस मछली पर ही निर्भर होता है, वो सब कुछ खाएगा, ठीक, घास फूस भी खाएगा, मांस मछली भी, ठीक है, अनाज वगैरह भी, सब चीज, तो सर्वाहारी होता है। अगला है कि हरे पेड़ पौधों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हरे पेड़ पौधों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है भैया, तो ये उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक, क्योंकि हरे पेड़ पौधों को ही तो उत्पादक कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के आधारभूत इकाई क्या है। अगर हम बात करें तो जो खाद्य श्रृंखला होती है, इसकी आधारभूत इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया हरे पेड़ पौधे, उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है भैया, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, ठीक है भैया, या फिर उत्पादक हम कह लें। अगला क्वेश्चन कि कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण लिखिए। भाई ये मतलब ऐसे पारितंत्र जो भाई कृत्रिम रूप से यानी मनुष्यों द्वारा तैयार किए गए हैं। जैसे भैया क्या है कि जैसे होता है कि जलाशय या जल जीवशाला, जल जीवशाला, और दूसरा हो गया भैया जैसे तालाब, ठीक है, और जैसे एक और लिखना चाहें तो भैया हम लिख सकते हैं खेत। तो ये किस में आ जाता है, ये कृत्रिम पारितंत्र में आ जाता है। तो भाई मनुष्यों द्वारा ये भाई है तो नेचर के ही घटक, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई मनुष्य इसका निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि किन्हीं दो संकटग्रस्त प्राणियों के नाम लिखिए। तो भैया ऐसे प्राणी जो संकट, घोर संकट में हैं, तो जैसे हो गया भैया क्या चीज, शेर, इन पर संकट मंडरा रहा है, और दूसरा हो गया गेंडा, ठीक, ये दो संकटग्रस्त जिन पे इतना गहरा संकट मंडरा रहा है कि जो भविष्य में समाप्त होने पर यानी विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कि दो विलुप्त हो गए प्राणियों के नाम लिखिए। ऐसे प्राणी जो इस पृथ्वी पे जिनका अंश भी अब नहीं है, अर्थात कोई मतलब उनका अंश तो है लेकिन यूं कह सकते हैं कि कोई भी एक जीवित प्राणी तक नहीं, मतलब इसमें नहीं बचा है। तो इनमें कौन आ जाएगा, तो भैया डोडो पक्षी, डोडो पक्षी, और उसके बाद एक और जो विलुप्त हो चुका है क्या कहते हैं, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख, ये विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए जिनको हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भाई जैव विविधता भाई यूं कह सकते हैं कि संरक्षित रखी जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अन्य स्थान पे ऐसा वातावरण नहीं होता है, ठीक। तो इनमें जैसे पहला है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया। दूसरा है भैया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। एक और आप याद रख लेना, लिखा दे रहे हैं इंडो बर्मा, ये हॉट स्पॉट हैं, तप्त स्थल जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि जैव विविधता की क्षति के दो कारण। भाई बहुत सारे हमने कारण बताए हैं, यहां तो दो की ही बात कर रहा है। पहला है भैया आवासीय विखंडन, आवासीय विखंडन हो गया। दूसरा हो गया भैया अतिदोहन हो गया, क्योंकि यहां नाम लिख देना है, पूरा डिटेल्स में थोड़ी समझाना है। अब जब शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल नाम, अतिदोहन। उसके अलावा याद करो सह विलुप्तता, इसके अलावा प्रदूषण भी है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी है, तो ऐसे बहुत हैं, है ना भैया। तो समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। हो गया ना, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके और यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हैं।
कि IUCN और WWF का पूरा नाम लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से हमने इसको लिख दिया है। IUCN क्या होता है और उसके बाद एक WWF। तो IUCN क्या होता है? तो ये होता है भैया, तो देखिए ये जीवों को संरक्षित करने वाली एक संस्था होती है जिसका हेडक्वार्टर कभी कभार पूछ लेता है। IUCN का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। तो ये होता है भैया इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल। पुष्पा इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन क्या होता है? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN का फुल फॉर्म। अगला है भैया WWF। तो ये होता है वर्ल्ड, ये वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ठीक है। WWF का ये फुल फॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे भैया? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, अपने यूपी में ही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में। अगला है भैया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा जो है भैया वो असम में है। कहाँ है? असम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो जिम कार्बेट है ये है कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है भैया। अगर इसी को बात करें तो इसी को भैया सबसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। स्टार्टिंग में, शुरू में इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसका नाम बदलकर भैया जिम कार्बेट रख दिया गया, ठीक है। क्या रख दिया गया? जिम कार्बेट। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से हमने सारे चैप्टर के आपके जो MQ जो मतलब MCQS होते हैं उनको देख लिया। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।